हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जीएस 2020 प्रीलिम सीरीज़। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि हम 20 मिनट में जीएस के वन लाइनर क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस की परीक्षाएँ, मतलब यूपी लोक सेवा आयोग में जितनी परीक्षाएँ होती हैं और जिसमें प्री परीक्षा होती है, जिसमें जीएस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है, उन सारे प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट करके एक जगह रखा गया है और ये टॉपिक वाइज हैं। तो इसका डिस्कशन हम पर डे करेंगे। 20 मिनट का डिस्कशन होगा। इस वीडियो का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए जीएस 2020 प्रीलिम सीरीज़ का महत्व क्या है। तो आप इसको ये समझिए कि जैसे कि आप जब किताब उठा के नहीं पढ़ रहे हों, या फिर आप जब लेटे हुए हों, आपका पढ़ने का मन ना करे, आप खाना बना रहे हों, या फिर आप टहल रहे हों, या फिर आप ब्रश कर रहे हों, या फिर ऐसा कोई भी एक्टिविटी करें जिसमें आप किताब लेके अपने हाथ में नहीं पढ़ सकते, उस समय आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या फिर मोबाइल की बिना स्क्रीन को देखे हुए भी आप केवल ईयरफोन की सहायता से मोबाइल को अपने जेब में लगाइए और इन क्वेश्चनों को कम से कम 2-3 बार 4 बार सुन लीजिए। अगर आप सुन लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप प्रीलिम की परीक्षा में एक ठीक ठाक क्वेश्चनों का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर लेंगे। और आप जब एमसीक्यू लगा रहे होंगे या फिर आप जब प्री का पेपर दे रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन में बहुत सारे हेल्प करेंगे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो सीधा यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म में वहाँ पूछ ले जाए और आपको ऑप्शन देखने को मिले। यानी आपको एक प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि प्रश्न क्या उसका उत्तर क्या है, यानी ये जो सीरीज़ है प्रश्न और उत्तर की सीरीज़ के फॉर्म में है। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को अधिकतम बार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बात हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से, ठीक है, और ऐसे ही उसको हिस्ट्री के साथ फिर अन्य सब्जेक्टों को कंटिन्यू करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए आपके सामने जो पहला है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन। देखिए यहाँ पे क्या है, आर्यों, ठीक है, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो वो कृषि थी। यानी आर्यों के समय भारत में कृषि स्टार्ट हो गई थी। उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है, लौरादेव। ये कहाँ पे, संत कबीर नगर में है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, कहाँ से, बागौर से। अब आप कमेंट करते बताइए बागौर कहाँ पे है। ठीक है, अब बागौर की खोज किसने की थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेखनिया में या फिर कई जगह लेखैया मिलता है। अब बताइए लेखैया कहाँ पर है, आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या, मध्य पाषाण काल में, और यहाँ पे मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान, वो कहाँ पे, आदमगढ़। देखिए जब प्रश्न से पूछेगा तो ऑप्शन में ये दोनों नहीं होंगे, हमेशा ऑप्शन में कोई एक होगा। ठीक, आप कमेंट करके बताइए कि लेखैया कहाँ पे है और आदमगढ़ कहाँ पे। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था किस काल में, पशुपालन हमारा मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। देखिए मृत्या रहित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया कब, गुफराल से। गुफराल कहाँ पर है, आप ऑप्शन में बताइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ गुफराल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, या इनमें से कोई और है। अब देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई, यानी खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई, तो नवपाषाण काल में स्टार्ट की गई। ठीक, अगला नवपाषाण काल में गर्त निवास। गर्त मतलब जो डकयार्ड बनाए जाते थे, डक्स, वो कहाँ पे थे, बुर्ज होम गुफराल में। अब बुर्ज होम गुफराल, या मैप निकालिए, चाहे पता करिए कि बुर्ज होम गुफराल कहाँ है। कई बार क्या होता है कि आपको ये होता है कि इन जगहों के नाम दे देगा और उनसे संबंधित स्टेट देगा या उनसे संबंधित जिला देगा और आपको मिलाने को दे देगा आयोग। तो इसलिए कह रहा हूँ इनको आप एक बार अपनी कॉपी पर नोट करिए और फिर ढूंढिए जगह है कहाँ पे। ठीक है, अगला राख का टीला नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। ठीक है, राख का टीला नव पाषाणिक से हमसे संबंधित है। ये कहाँ पर है, तो ये आपको संगनकल्लू में स्थित है। कहाँ पर है, संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ है, इसको पता करिए आप। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से, विंध्यन क्षेत्र से। ठीक, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, यानी मानव ने सबसे पहले जौ को ही उगाया था या जौ का ही प्रयोग किया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो भारत में सबसे पहले कपास की खेती स्टार्ट की गई थी। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। जैसे कि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के बहुत सारे स्थान मिलते हैं महापाषाणिक संस्कृति में।
ठीक है। अब देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? दमदमा से। दमदमा कहाँ है? कमेंट जरूर करिएगा आप। बिंद क्षेत्र में वह शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखैया। अब देखिए, लेखैया आपके सामने 2 बार आया, तो लेखैया में एक पहले क्या था, दूसरा क्या था। देखिए, लेखैया में सर्वाधिक मानव कंकाल भी मिले हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि लेखैया यूपी में ही है, लेकिन यूपी के कहाँ है ये आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, कहाँ से सर्वाधिक चित्र यानी पेंटिंग प्राप्त हुई है, ये है कहाँ पे? भीमबेटका में है। भीमबेटका किस स्टेट में है और किस राज्य में है? भीमबेटका एमपी में है। अब एमपी में कहाँ ये आप कमेंट करिएगा। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है, लेकिन पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट में है? कमेंट करिएगा। ताम्र प्रसारणिक स्थल नवदा टोली, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। गैरिक मृदभांड पात्र, इसको ओसीपी बोलते हैं, ठीक है। का नामकरण हुआ था कहाँ से? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? पता करिए। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिल रहे हैं, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा भी कहाँ पे है? कमेंट जरूर करिएगा। हालांकि अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो आपको एक बार मज़ा आएगा इसमें। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर दफनाते थे। कोपेनहेगन संग्रहालय, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह धातु की त्रियुगी विभाजन किया गया था। थॉमसन एक इतिहासकार थे और इन्होंने क्या किया था, कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामग्री मिल रही है उस सामग्री के बिहार पे इन्होंने पाषाण काल, कांस्ययुगीन काल और लौह युग की थी। अब देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पर है? एक तो क्वेश्चन ये हो गया, और ठीक, और इसका विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुराणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूड थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूड ने किसकी खोज की थी? इन्होंने हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी खोज की थी। ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अब कुल्हाड़ी भारत में कहाँ से प्राप्त हुई थी ये आप कमेंट करिएगा। ताम्र प्रसारणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था किसने? HD सांकालिया ने। HD सांकालिया ने। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के पे हम लोग। देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग से क्या मतलब होता है? यानी आदि ऐतिहासिक युग वो इतिहास कि जिसका हमको लिखित ज्ञान तो है लेकिन हम उसको तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उसको आदि ऐतिहासिक युग में रखा गया है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तर सीमा का निर्धारण कौन करता है? मांडा, ठीक। अब देखिए, आप हड़प्पा सभ्यता की उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सीमाओं को बताइए, कमेंट जरूर करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जो घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। देखिए, आपके सामने 2 फैक्ट मिले। मोहनजोदड़ो में के हर घर में लगभग कुआं मिलता था, और वहाँ क्या मिलते हैं? वो महान स्नानागार प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले पे, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष। तो देखिए भाई, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी डकयार्ड सिटी कहाँ थी? लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात के किस सिटी में है ये कमेंट करिएगा। मृणमटिका मतलब मिट्टी की मूर्तियों पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है, ये भी कहाँ से मिलती है? लोथल से मिलती है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो उसके महत्व को समझ पाया वो सर जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल क्या थे? एक पुरातत्वविद थे और अंग्रेज, ये एक ब्रिटिश से थे। सिंधु सभ्यता का प्रयोग का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने ही इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंध केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीर एवं हुलास। देखिए, यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है। आप सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर प्रदेश में आलमगीर एवं हुलास को छोड़ के और कौन कौन से स्थल है कमेंट में जरूर बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पे? देखिए, मैंने कहा गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ है ये आपको कमेंट कर बताना है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य यानी शैलकृत स्थापत्य मतलब गुफानुमा आकृतियाँ के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? कमेंट करिए। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कालीबंगा। कालीबंगा किस स्टेट में है ये करिएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है प्री आर्यन से। हड़प्पा
सभ्यता में मूर्ति पूजा थी कि नहीं थी, ये आप कमेंट करिएगा मुझे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या है? पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमको जो उसके जो स्कल्पचर मिले हैं, लिखने की जो सामग्री मिली है, अब तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जो भी जानकारियाँ मिली हैं उसे खुदाई से जो प्राप्त पुरातत्वविदों ने निकाला है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पे। अब जिंदावस्था ऋग्वेद में समानता है, अवस्था क्षेत्र संबंधित है। देखिए जिंदावस्था ईरान। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। चलिए अब इस वीडियो को आज हम 10 मिनट पे ही रोकते हैं। इसलिए रोकते हैं क्योंकि आप इस पे अपना कमेंट करिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। अगर इस सीरीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप मुझे बताइएगा। इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और देखिए इस सीरीज़ का महत्व क्या है कि जैसे मैंने आपको 10 मिनट में लगभग इस समय मैंने आपको 35-40 क्वेश्चन मैंने आपको वन लाइनर बता दी है। अब इस वन लाइनर को आप जब भी फ्री हों, यानी आप जब किताब खोल के ना पढ़ रहे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे आप खाना बना रहे हों, आप टहल रहे हों, आप ब्रश कर रहे हों, या फिर आप लेटे हुए हों, मतलब ऐसा काम जब आप किताब खोल के ना पढ़ रहे हों, कोई लेक्चर ना सुनो, आप केवल अपने ईयरफोन को अपने कान में लगाइए और उसको सुनिए। आपको जितना चीज़ें लिखने से या फिर जितनी चीज़ें आपको पढ़ने याद होती हैं, उससे कहीं अधिक हमें सुन के याद होता है। आप याद करिए, आप जब मूवी देख रहे होते हैं या फिर आप गाना सुन रहे होते हैं, वो गाना याद कैसे हो जाता है? क्योंकि गाना को याद इसलिए होता है क्योंकि गाने को बहुत ध्यान सुन रहे होते हैं। देखिए लिसनिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है, और किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए लर्निंग का जो सबसे बेस प्राइमा फेसी होता है, यानी बेस होता है, वो होती है कि आप कितने अच्छे लिसनर हैं। जैसे बच्चा क्या होता है, बच्चा आपको सुनता है तो आपको बताता है, यानी आप छोटे बच्चों की तरह इस वीडियो को धीरे धीरे करके आप 3 बार 4 बार 5 बार सुनिए। आपको सुनते सुनते बहुत सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, और आप परीक्षा में जब उन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यार ये प्रश्न मैंने पढ़ा है, ये फैक्ट जो आए हैं चार्ट हो, इन फैक्टों के बारे में मैंने सुना है। तो आपका दिमाग सिंथेसिस करेगा और आप उस क्वेश्चन का सही उत्तर दे सकेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ के बारे में अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर आप सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो इसे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज इसको मैं केवल 10 मिनट का बना रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इस सीरीज़ को 20 मिनट का सीरीज़ बनाऊंगा, ताकि सीरीज़ हम जल्द मैं चाहता था कि इस सीरीज़ को 20 मिनट का बनाना, लेकिन आज इसको मैं 10 मिनट पे इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। अगर आपकी प्रतिक्रिया सार्थक दिशा में आती है तो ये 20 मिनट की जो सीरीज़ होगी GS 2020, इसको हम रोज़ रखेंगे, और ये रोज़ 20 मिनट का एक प्रीलिम बूस्टर डोज होगा आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।